हे गाइस, वेलकम टू एलेब्रो एजुकेशन। चलिए फिर से एक और नई वीडियो के साथ एसएसएन रीजनिंग को फिर से एंजॉय करते हैं हम लोग। इससे पहले की एक वीडियो में हमने एसएसएन रीजन के कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ पहला वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपको एसएसएन रीजनिंग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आपको फिर एसएसएन रीजन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आसान लगने लगें। फिजिक्स की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एसएसएन रीजनिंग कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कहता है कि इफ़ ए पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन ए सर्कल अराउंड ए चार्ज, अगर कोई एक पॉइंट चार्ज किसी एक चार्ज पार्टिकल के चारों ओर घूम रहा है यानी चक्कर लगा रहा है, देन द वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो उसका वर्क डन ज़ीरो होता है। ठीक है, वीडियोस में आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे होंगे उनको आप पॉज करके अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और उन क्वेश्चंस को, वीडियो को पॉज करके उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले आसानी से क्वेश्चन को समझिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपको क्वेश्चन समझना है। तो एसएसएन रीजनिंग का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि कैसे क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। सबसे पहले आपको ऑप्शन ए दिया रहता है, जिसमें होता है कि ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, यानी assertion and reason both are correct and reason is the correct explanation of A। ऑप्शन बी में आपको दिया रहा होता है कि A and R both are correct but R is not correct explanation of A। तीसरे ऑप्शन में आपको दिया रहा होता है कि assertion is correct and reason is incorrect। चौथे ऑप्शन में दिया रहा होता है आपको कि assertion and reason both are incorrect। तो आपको ये दिमाग में पहले लेके चलना है और बस फिर एसएसएन और रीजन को पढ़ना है। पढ़ के समझ लेना है कि इसमें से बी, सी, डी, ए में से क्या चूज करना है हमको। ओके, चलिए देखिए। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए पॉइंट चार्ज बी रोटेटेड इन अ सर्कल अराउंड ए चार्ज, देन द वर्क डन विल बी ज़ीरो। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक चार्ज के चारों ओर घूम रहा हो, ऐसे ऐसे एक चार्ज यहाँ पे पहले से रखा हुआ है और कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके चारों तरफ यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो जाहिर है पहली बात तो इस पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक नेगेटिव चार्ज ही चक्कर लगाता है। वो क्यों लगाता है? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज उस नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और उस अट्रैक्शन के कारण इसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही ये वाला जो चार्ज होता है, बाहरी चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ये उस चार्ज के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है। जैसे न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं, वो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही लगा रहे होते हैं। यानी न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन, और बाहर की ओर शेल में इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए वो प्रोटॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे होते हैं? अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, और उस अट्रैक्शन के कारण उनको क्या मिल जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाता है, और उस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण वो चक्कर लगा रहे होते हैं। तो रीजन अभी आपको एसएसएन समझ में आ गया कि एसएसएन क्या कहना चाहता है, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में इसने क्या कहा? अच्छा, इसने कहा कि जब वो ऐसे करके चक्कर लगा रहा होता है तो उसका वर्क डन जीरो होता है। बिल्कुल जीरो ही होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही आपका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो इन दोनों के बीच में लग रहा है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा, और इस सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये घूमेगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर अंदर की ओर लग रहा है और ये घूम ऐसे रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, और फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो वर्क डन जीरो होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है वर्क डन बराबर एफ एस कॉस थीटा, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा यानी कि 90 हो जाए तो कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए वर्क डन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कहने का मतलब, और वैसे भी पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स कोई वर्क नहीं करता है, वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका मतलब यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल होने के कारण वर्क नहीं होगा। चलिए अब रीजन भी देख लेते हैं। रीजन में कहा वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। मतलब वर्क डन जो होता है वो फोर्स और डिस्टेंस के डॉट प्रोडक्ट इक्वल होता है। बिल्कुल सही लिखा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, और दोनों के डॉट प्रोडक्ट से मिलकर के वर्क बनता है। वर्क बराबर होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर एस। इसका मतलब वेक्टर एफ और वेक्टर एस के डॉट प्रोडक्ट जब हम ओपन करते हैं तभी तो ये फॉर्मूला बनता है एफ एस कॉस थीटा, और इसी के कारण थीटा पे डिपेंड करने लगता है क्या? वर्क, और थीटा पे डिपेंड करता है वर्क। तो अगर थीटा हो जाता है 90 तो वर्क भी हो जाता है जीरो। इसका मतलब एसएसएन और रीजन दोनों सही हैं। और क्या रीजन एसएसएन का सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है? यस, रीजन भी जो है, जो रीजन दिया गया है वही रीजन तो है उस एसएसएन के कारण, यानी कि उसी रीजन के कारण तो वर्क डन जीरो है। तो बिल्कुल सही, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन कह रहा है कि
रेंज ऑफ कूलाम फोर्स इज इनफाइनाइट। कूलाम का जो फोर्स होता है, यानी कि कूलाम का जो फोर्स लगता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला जो कूलाम फोर्स होता है उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। ये एसेसन है, रीजन भी पढ़ते हैं। कूलाम फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। कूलाम का जो फोर्स होता है, कूलाम फोर्स एक्ट्स बिटवीन द टू चार्ज्ड पार्टिकल्स। कूलाम का फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में एक्ट करता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं। अरे भाई एक बात तो बताओ, कूलाम का फोर्स हमने पढ़ा है ना, कूलाम के लॉ का फॉर्मूला क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका मतलब जब तक R इनफाइनाइट नहीं होगा तब तक फोर्स जीरो नहीं होगा। यानी जब दो चार्ज पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन भी कम होता जाता है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन कम होगा। लेकिन कहाँ जाकर जीरो होगा, तो हमने कहा इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाकर जीरो होगा। तो अगर इनफाइनाइट पे जीरो होगा तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कूलाम फोर्स की जो रेंज है वो इनफाइनाइट होती है। दूसरी बात, इसने कहा कूलाम फोर्स एक्ट बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल। कूलाम का जो फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है। बिल्कुल सही बात है, कूलाम का फोर्स दो चार्ज पार्टिकल के बीच में ही लगने के लिए आया था। तो इसका मतलब है कि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। लेकिन रीजन जो दिया गया है उस रीजन का क्या इस एसर्शन से कोई लेना देना है कि जो कूलाम का जो फोर्स होता है, कूलाम फोर्स, उसकी रेंज इनफाइनाइट होती है। तो उसका तो रीज़न ये होना चाहिए था कि इनफाइनाइट इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा, अगर बढ़ते बढ़ते इनफाइनाइट हो जाएगी डिस्टेंस तो जाके फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब है कि रेंज इनफाइनाइट इसलिए होती है क्योंकि डिस्टेंस जब तक इनफाइनाइट नहीं होती तब तक फोर्स अप्लाई होता ही रहता है। तो रीज़न ये दिया होता तो हम कहते कि सही रीज़न है, लेकिन रीज़न ऐसा नहीं दिया है। तो ए भी सही है अपनी जगह, एसर्शन जो दिया गया वो स्टेटमेंट भी सही है, और जो रीज़न दिया गया कि कूलाम का जो फोर्स होता है वो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है वो भी सही है। लेकिन आर और ए का आपस में कोई लेना देना नहीं है, कोई लिंक नहीं है। इसका मतलब आर जो है वो ए को सही एक्सप्लेन नहीं करता। तो हम बी ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि उसमें कहा गया होता है कि एसर्शन इज करेक्ट, एसर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यही बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में कहा गया है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डाइवर्जेस फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड कन्वर्जेस एट द नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से डाइवर्ज होती हैं, मतलब बाहर निकलती हैं। डाइवर्ज होना मतलब निकलना होता है, और कन्वर्ज होना मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा होना होता है। डाइवर्ज मतलब फैलना होता है, कन्वर्ज मतलब किसी चीज़ का इकट्ठा होना होता है। तो जो चीज़ें डाइवर्ज होती हैं, इसने कहा कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जो लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं वो डाइवर्ज होती हैं, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर जब वो पहुंचती हैं तो कन्वर्ज होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। आपने ये बात पढ़ी भी होगी कि एक पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हमेशा आउटसाइड यानी बाहर की ओर निकलती हैं, और एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अंदर की ओर आती हैं। इसका मतलब है कि आपने देखा होगा यहाँ पर लाइन्स क्या हो रही हैं, कन्वर्ज हो रही हैं, और यहाँ पर लाइट क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्ज और डाइवर्ज का केस जो है दिया है क्वेश्चन में जो दिया गया है वो सही है। अब रीजन पे आ जाता है। इसने कहा ए चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव अलोंग एन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। यानी एक चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव, जो चार्ज पार्टिकल मूव करने के लिए फ्री छोड़ दिया जाता है वो हमेशा इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को फ्री छोड़ दिया जाए तो वो हमेशा उस ओर मूव करता है जिस ओर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं, अलोंग द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा चार्ज पार्टिकल, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसने चार्ज पार्टिकल की नेचर का कोई जिक्र नहीं किया, स्पेशली बताया नहीं आपको कि इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मूवमेंट अलग डायरेक्शन में होगा, अगर प्रोटॉन होगा यानी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा तो उसका मूवमेंट अलग डायरेक्शन में होगा। तो इसका मतलब हमेशा ही वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अलॉन्ग ही मूव करेगा, फ्री छोड़ने पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस मान लिया अगर इधर से इधर की ओर है तो हम कह सकते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर हैं। तो जब आप यहाँ पर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका मतलब इस पर इधर की ओर फोर्स लगेगा। इसका मतलब ये चार्ज पार्टिकल इधर की ओर मूव कर जाएगा अगर पॉजिटिव आपने रखा। लेकिन अगर इसी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे आपने कोई नेगेटिव चार्ज रख दिया तो ये वाला नेगेटिव इसको नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यानी कि जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के अगेंस्ट में मूव कर जाएगा। इसका मतलब जब तक ये स्पेसिफाई ना किया गया हो कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है या नेगेटिव है तब तक हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखने पर उस पर फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई होगा। तो इसका मतलब असर्शन सही है लेकिन रीजन गलत है। तो ऐसा ऑप्शन कहाँ मिलता है? ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट।
सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, सी में मिलेगा आपको, है ना। आप पहले सबसे पहले दिमाग में बस ये बैठा लो, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन करना है तो आपको ये 4 बात पता होनी चाहिए कि ये चारों ही बातें आएंगी। ऑप्शन ए में ये रहेगा, ऑप्शन बी में ये रहेगा, ऑप्शन सी में ये रहेगा, ऑप्शन डी में ये रहेगा, और वो 4 ऑप्शंस आपको आराम से आपके आंसर तक पहुँचने में हेल्प कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने क्या कहा, 3 इक्वल चार्जेस आर सिचुएटेड ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस स्मॉल आर सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, है ना। देखिए सच दैट दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। मतलब जब 2 3 चार्ज पार्टिकल, देखिए मैंने इन चीज़ों को पहले मिटा देता हूँ। इसने कहा 3 चार्ज पार्टिकल एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर इस प्रकार से रखे हुए हैं, 3 इक्वल चार्ज पार्टिकल हैं कि और वो एक सर्कल की सरकमफ्रेंस पर इस प्रकार से रखे हुए हैं, दे फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ताकि वो क्या कर सकें, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर सकें। चलिए जी, इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर लिया इन्होंने। अब क्या कहा इसने, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 0 होगी। इसने कहा अब ये जो 3 इक्वल चार्ज पार्टिकल हैं, ये तीनों के कारण इसके सेंटर पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो 0 होगी। चलिए सोचेंगे, अभी रीज़न भी जानते हैं। रीज़न भाई थोड़ा बड़ा सा दिया हुआ है, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर इज 0। इसका मतलब अगर एक चार्ज पार्टिकल के सेंटर पर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो वो जो फोर्स महसूस करेगा उस फोर्स की डायरेक्शन इस ट्रायंगल की तीनों डायरेक्शंस के अलोंग होगी, जिसको कि एक ही ऑर्डर में लिया गया हो, सेम ऑर्डर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, मतलब मज़ा आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन को देख करके ना। क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है इस क्वेश्चन में, यानी आपको रीज़न भी बड़ा बढ़िया दिया हुआ है। पहले चलिए असर्शन की तरफ चलते हैं। यानी कहना चाहता है क्वेश्चन में कि एक स्फीयर, एक सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 3 चार्ज पार्टिकल जो कि इक्वली चार्ज्ड है वो इस प्रकार से रखे हुए हैं कि उनका वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब उसके सेंटर पर तो जाहिर है कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का जहाँ सेंट्रोइड होगा वहीं इस सर्कल का सेंटर लाई करेगा। तो और हम जानते हैं कि सेंट्रोइड जो होता है वो तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे लाई करता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो तीनों वर्टेक्स से इक्वल डिस्टेंस पर लाई करता है। तो ये अगर यहाँ आप कोई पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो यानी कोई टेस्ट चार्ज रख देते हैं, चलिए क्यू नॉट रख लेते हैं, क्यू नॉट, तो ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये वाला जो प्लस क्यू है ये इस क्यू को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये वाला जो क्यू है वो इस क्यू नॉट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इसका मतलब है कि अगर हम लोग देखें तो इस पॉइंट पर 3 अलग अलग डायरेक्शन में, या अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ही डायरेक्टली देखना चाहते हैं आप तो प्लस क्यू के कारण यहाँ बनने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन ये होगी, इसके कारण ये होगी और इसके कारण ये होगी। और ये तीनों कितने कितने एंगल पे लग रहे होंगे, 120 डिग्री के एंगल पे लग रहे होंगे। तो अगर 2-3 इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रही हो, E1 E2 E3 करके, तो हम कह सकते हैं कि इन तीनों, और तीनों की तीनों क्या भी हैं, इक्वल। तो इसका मतलब क्योंकि चार्जेस इक्वल थे तो तीनों का इंटेंसिटी इक्वल। तो जब 3 इक्वल फोर्स या 3 इक्वल वेक्टर एक दूसरे से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट 0 ही होता है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो गया, यानी पहली बात तो सही हो गई, असर्शन तो सही हो गया कि इन पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 होगा। यहाँ पर अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी 0 महसूस करेगा और इस पॉइंट पर बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी 0 होगी। लेकिन दूसरा रीज़न देखते हैं। रीज़न क्या कह रहा था, फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट द सेंटर ड्यू टू द 3 इक्वल चार्जेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर। मतलब अगर हम चाहें तो इसको एक ट्राइंगल की 3 इक्वल साइड से, मतलब 3 साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनको एक ऑर्डर में लेते हुए, ठीक है ना। तो देखिए अगर देखा जाए तो जब फोर्सेस सेंटर पे लगने वाले जो फोर्सेस हैं वैसे ये क्या कर रहे हैं, लामीज थ्योरम को भी फॉलो कर रहे हैं और ट्राइंगल लॉ ऑफ फैक्टर एडिशन को भी फॉलो कर रहे होंगे। अगर आपने कोई एक ट्राइंगल के तीन इक्वल साइड को एक ही ऑर्डर में लेते हुए बना दिया, मतलब एक को आपने बनाया एक ट्राइंगल की एक साइड से E1 से, और इससे कितना एंगल बनाते हुए, यहाँ पर पहले वाले के साथ कितना एंगल बनाते हुए
120 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब आप एक यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और ई बनाएंगे तो ये ई हो जाएगा, और फिर यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए जब आप एक और ई बनाएंगे तो ये वाला ई हो जाएगा, और ये ई और ये ई तीनों एक ट्रायंगल की 3 इक्वल साइड बन जाएंगी, क्योंकि 120 डिग्री का एंगल है ना इन तीनों के बीच में, 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री, मतलब 360 डिग्री। अब 360 डिग्री को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया तो 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। इसलिए जब आप एक ट्रायंगल की फॉर्म में इसको फॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो पहली एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आपने मान लीजिए ऐसे दिखा दिया, अब उससे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई, वो भी बराबर उतनी ही लंबाई की, फिर उससे 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए कैसे बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, इधर से 120 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक और लाइन बनाई, तो इसका मतलब ये जाके यहाँ सीधे जस्ट इसकी टेल पे मिल जाएगी। और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो कि आपने 11th में पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में, वो आपको बता रहा होता है कि अगर किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड से हम लोग किन्हीं 3 वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं और वो तीनों साइड एक ही ऑर्डर में हो तो उनका रिजल्ट क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ऑप्शन, यानी जो ऑप्शन में दी हुई चीज़ें हैं, जो रीज़न दिया हुआ है वो भी सही है, और उसी रीज़न के कारण तो हमारा इन तीनों का जो रिजल्ट है वो 0 हुआ है। इसलिए ए भी करेक्ट, आर भी करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। जिस प्रकार से फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है वेक्टर एफ अपॉन क्यू नॉट, या वेक्टर एफ अपॉन क्यू, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होता है फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स अपॉन चार्ज है तो फोर्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड कर रही है, तो अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। असर्शन इज द करेक्ट। फिर रीजन पे बढ़ते हैं। रीजन कह रहा है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलाम। ओह बिल्कुल सही है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या होती है कूलाम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम। इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है अपनी अपनी जगह, लेकिन दोनों में से अगर देखा जाए आपस में कोई लिंक नहीं बन रहा है, क्योंकि उसने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। सही बात है, गलत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलाम होती है, तो 2 अलग अलग बातें बताई जा रही हैं, है ना, उनका कोई रीजनिंग नहीं दिया। अगर रीजन ये दिया होता कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है फोर्स और चार्ज के रेशियो के इक्वल होती है, और फोर्स चूंकि वेक्टर है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, ये रीजन होता तो सही होता, लेकिन रीजन अलग है और असर्शन अलग है। इसका मतलब ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो बी पार्ट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम वेयर एज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1836 टाइम्स दैट ऑफ द प्रोटॉन। मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर लगने वाला जो फोर्स होता है वो इक्वल होता है, और लेकिन एक्सेलरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के अंदर लगभग प्रोटॉन के एक्सेलरेशन से 1836 गुना ज़्यादा आता है, 1836 टाइम्स ज़्यादा आता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। यानी अगर एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एक प्रोटॉन को छोड़ दिया जाए और एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाए तो दोनों पर लगने वाला फोर्स सेम होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन हालांकि अपोजिट होगी लेकिन दोनों पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और इक्वल फोर्स लगने के बावजूद भी जो इलेक्ट्रॉन होगा वो प्रोटॉन से बहुत तेज भागेगा, और जितना तेज दौड़ेगा उतनी तेज वेलोसिटी यानी उतना ही ज़्यादा एक्सेलरेशन उसने एक्वायर किया होगा। तो कितना ज़्यादा एक्वायर कर लिया, 1836 गुना ज़्यादा एक्वायर कर लिया एक्सेलरेशन, किसने, इलेक्ट्रॉन ने। क्या रीजनिंग हो सकती है, 2 बॉडी पर सेम फोर्स लग रहा हो और एक का एक्सेलरेशन ज़्यादा हो एक का एक्सेलरेशन कम हो, तो आप जानते हैं 2 बॉडीज़ पर जब इक्वल फोर्स लगता है तो कम मास वाली बॉडी का एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा मास वाली बॉडी का एक्सेलरेशन कम होता है। तो आप ज़रा पता करिए। देखिए मैं आपको असर्शन बता रहा हूँ और रीज़न की तरफ देख भी नहीं रहा हूँ, बाद में रीज़न ढूंढ रहा हूँ। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़ा, आपको फिजिक्स में पढ़ने में मज़ा आता है, फील आता है फिजिक्स में, आप चीज़ों को समझकर बिना रटे, बार बार एक ही बात का मेरा कहना है कि बिल्कुल भी रटने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ पास हो जाएंगे। रट रटा के किसी तरह इधर उधर से आप बोर्ड एग्ज़ाम्स क्लियर कर लेंगे, लेकिन जब आप बैठेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हवा भी नहीं लगेगी, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आप सोच के टेंशन में आ जाएंगे। क्यों भाई,
होगा वही चीज़ जो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन आपने उतना ध्यान देकर नहीं पढ़ी थी, उतना जोर देकर नहीं पढ़ी थी। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको असर्शन बताया, असर्शन मुझे सही लगता गया, मुझे खुद ब खुद उसका रीज़न अपने दिमाग में आ गया। अब मैं ढूंढूंगा क्या रीज़न यही दिया हुआ है। अगर वो रीज़न नहीं दिया है तो मैं जान जाऊँगा, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, मुझे तो मालूम है ना। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई मुझे तो क्लियर है, मुझे तो चीज़ें बताई गई हैं, है ना। बताया ना, इंतज़ार सर ने तो बताया ही है कि इंतज़ार सर क्या बता रहे हैं कि भाई जब हम लोग दो चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक ही फील्ड में छोड़ देंगे तो एक फील्ड में छोड़ने पर दोनों पर फोर्स तो बराबर लगेगा। क्या कारण, चलो वो भी जान लो, दोनों पे बराबर फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि हम जान गए हैं, अभी तो लिखा हमने 2 मिनट पहले। तो अभी देखिए F बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, QE, F बराबर QE, क्योंकि इसको उधर ले जाएंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा QE। तो Q दोनों का, क्योंकि क्या होता है सेम, यानी कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19, तो दोनों का चार्ज सेम और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम, क्योंकि हमने एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों को छोड़ा है। तो ये भी सेम, ये भी सेम, तो मल्टीप्लाई करके इलेक्ट्रॉन के केस में भी उतना ही फोर्स लगेगा और प्रोटॉन के केस में भी उतना ही फोर्स लगेगा। ये बात तो क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद, लेकिन मास किसका ज़्यादा है, हम जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31 kg और मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 × 10⁻27 kg। भाई आप समझ गए होंगे MP इज़ ग्रेटर देन ME और F बराबर F, यानी FP बराबर FE, दोनों पे लगने वाला फोर्स इक्वल, लेकिन मास इज़ डिफरेंट। तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा, जिसका मास ज़्यादा उसका एक्सेलरेशन कम। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास कम तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा, यानी कि ये ग्रेटर और ये लेसर, AP। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। तो इलेक्ट्रॉन इसलिए तेजी से भागता है। अब चलिए रीज़न देखते हैं। रीज़न का इलेक्ट्रॉन इज़ लाइटर देन प्रोटॉन। अरे इतनी देर से हम क्या चर्चा कर रहे हैं, रीज़न में यही दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इज़ लाइटर देन प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो प्रोटॉन से हल्का होता है। देखिए ये क्वेश्चंस अगर मैं वीडियो में आपको एज अ क्वेश्चंस अलग से लिख कर भी नहीं दे रहा हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस बात को पकड़ पा रहे हो। मैं बिल्कुल उस अंदाज से पढ़ा रहा हूँ जैसे कि आप क्लास में मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अगर मुझे केवल ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते, अगर मुझे आपको कोई चीज़ सिखाने का मन नहीं होता, केवल अपना एक छोटा सा वीडियो बना करके जल्दी से जल्दी करके आपको इन सब के आंसर दे देता, मैं इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको 10 क्वेश्चंस के आंसर 10 मिनट में भी दे सकता था, लेकिन वही 10 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको 30 मिनट, 35 मिनट, 25 मिनट में दे रहा हूं। तो उसके पीछे का रीज़न सिर्फ ये है कि मैं हर एक चीज़ को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको चीज़ें वाकई समझ में आ रही हैं और वाकई आप हमारी इन वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अदरवाइज़ आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए। हम लोगों को थोड़ा प्रमोशन मिलेगा, हम लोगों को थोड़ा सा आप लोगों की तरफ से प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो हमें भी आगे और नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहेगा। अदरवाइज़ गाइस आप फ्री हैं, आपकी मर्ज़ी है, सब्सक्राइब करना चाहते हैं करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें। लेकिन अगर आपको वाकई फ़ायदा हो रहा है और आप चीज़ों को वाकई समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी करना मुझे नहीं लगता बेहतर चीज़ है। ओके, चलिए खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नो टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, तो फेवरेट क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है ना। मतलब बोर्ड में क्या है, वैसे तो नीट वगैरह में भी कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन आपको ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन होता है। क्या कह रहा है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी इस बात पर बहुत चर्चा की थी। तो दूसरे रीज़न समझ लेते हैं। रीज़न क्या कह रहा है कि टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब किसी एक पॉइंट पर बनाई गई, किसी एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो इसके इस पॉइंट पर बनाई गई जो टेंजेंट है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रही है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अगर ए है तो इंटेंसिटी तो होगी ई, और यहाँ पर डायरेक्शन हो गई ये। तो टेंजेंट जो होती है वो डायरेक्शन को शो करती है। अब जब टेंजेंट डायरेक्शन को शो करती है तो दो लाइन अगर एक दूसरे को काट देंगी तो फिर एक की डायरेक्शन इधर आ जाएगी ना, नहीं समझे। अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर, बल्कि अगर आप यहाँ दिखाना चाहते हैं, अब वो तो मैंने वैसे ही दिखाया आपको कि ये टेंजेंट शो करती है किस चीज़ को, डायरेक्शन को। लेकिन अगर मान लो कोई दो लाइन एक जगह कट कर जाए तो इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी और इसकी डायरेक्शन इधर जाएगी, और एक ही पॉइंट पर दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करें ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हम क्या कहेंगे कि एक ही पॉइंट पर दो लाइन्स
यानी कि दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती क्योंकि वहाँ पर बनाई गई दो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में आती हैं और वो दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। इसलिए ऑप्शन ए आप इस क्वेश्चन में टिक करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। देखिए आपको कॉन्सेप्ट, बार बार मुझे ये कहना पड़ रहा है, कॉन्सेप्ट जानना है। ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन होगा, यही रीज़न होगा, यही असर्शन होगा, है ना। असर्शन रीज़न बदल सकते हैं बट आपका कॉन्सेप्ट तो नहीं बदलेगा ना भाई। ये तो कोई नहीं कह सकता ना कि दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल ही करते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। On moving a distance 2 times the initial distance away from an infinitely long straight uniformly charged wire, the electric field reduces to 1/3 of the initial value. On moving a distance 2 times the initial distance away from an infinitely long straight uniformly charged wire, the electric field reduces to 1/3 of the initial value. मतलब अरे भाई क्वेश्चन कह रहा है कि जब हम लोग किसी एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज रखने वाले एक लॉन्ग वायर से दूरी को बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घट रही है। ये तो आपको पता भी होना चाहिए। तो पहली बात, चलो रीजन भी अभी पढ़ लेते हैं। रीजन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। देखिए क्वेश्चंस को आप आराम से पहले लिख लीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि अब मैं जो डिस्कशन करूंगा इसके बाद तो फिर मैं क्वेश्चन को देखने की कोशिश नहीं करता। बस मैंने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, मेरे दिमाग में घुस गया क्वेश्चन कि क्वेश्चन ये कह रहा है, रीजन ये कह रहा है और इसका हमें क्या करना है, ये तो मेरे दिमाग में पहले से चल रहा है, यही आपके भी दिमाग में चलना चाहिए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद, अगर फिजिक्स के क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको कई बार पढ़ना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आप उस क्वेश्चन को समझ नहीं रहे हैं। कोशिश करिए, एक दो बार तो पढ़ना पड़ सकता है। क्या करने के लिए? आपको वैल्यूज देखने के लिए, कुछ और छोटा मोटा कोई ऐसा टर्म उसमें दिया गया उसको देखने के लिए, या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज। आप क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते हुए आप केवल उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो रखते नहीं है, तो न्यूमेरिकल वैल्यूज की देखने के लिए आप एक दो बार तो वापस देख सकते हैं। लेकिन आप बार बार पढ़ रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको चीज़ें उस तरह से समझ में नहीं आ रही हैं। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर से, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर जिसके ऊपर पूरे पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, अगर यहाँ से r डिस्टेंस दूर, शुरुआत में इसकी डिस्टेंस r थी, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की डिस्टेंस शुरुआत में r थी। अब उसने ये कहा कि अगर हम लोग उसकी इनिशियल डिस्टेंस से 2 गुना दूरी तक आगे बढ़ जाते हैं, फार अवे, अब हम इससे 2r और आगे चले गए, तो जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है यहाँ जितनी थी और यहाँ जितनी होगी, यानी E1 मतलब E इनिशियल या E फाइनल भी आप इसको कह सकते हैं। तो E इनिशियल और E फाइनल की अगर बात करें तो उसने कहा कि E फाइनल जो होती है वो E इनिशियल का 1/3 हो जाती है। सही है, बिल्कुल सही बात है। पहले आपको, अब क्यों सही है, मैंने इतनी जल्दी क्यों कह दिया सही है? अरे पहले आपको फॉर्मूला तो याद होना चाहिए, पहले फॉर्मूला तो याद करो। समझ रहे हैं ना? मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लाडलो तुम समझ रहे होंगे, है ना। क्या कहा जा रहा है? E = लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्या आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए थिन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वायर, एक यूनिफॉर्मली चार्ज एक वायर जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला था लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसका मतलब E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो पहले वाली की अगर मैं बात करूंगा तो E1 कितना आ जाएगा? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और E फाइनल कितना आ जाएगा, है ना, वो आ जाएगा आपका लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस देखी जाएगी, कितना आ जाएगा? 3R। तो आपने पाया कि ये 1/3 टाइम्स हो गया किसके? लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, यानी कि पहले वाले के 1/3 हो गया। तो क्या हो जाएगा? उसने यही बताया हमें कि 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। इसका मतलब एसएसन सही हो गया। अब रीजन देख लेते हैं। रीजन में कहा उसने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर से डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कि बिल्कुल सही है, यानी रीजन भी बिल्कुल सही है। तो A एंड R बोथ आर करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑन गोइंग अवे फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज और ए स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एट द सेम रेट इन बोथ द केसेस। मतलब एक पॉइंट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डायपोल से, एक पॉइंट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डायपोल से सेम
मतलब दूर जाने पर इलेक्ट्रिक चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती है एज द सेम रेट इन बोथ द केसेस। यानी ये कहना चाहता है कि जब हम किसी एक पॉइंट चार्ज से और किसी एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल से एक और दूर जाते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी के घटने का रेट है वो सेम है। सही लग रहा है क्या? अरे नहीं लग रहा होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं, आप ध्यान लगा रहे हैं, आपको बोर्ड में वाकई 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 लाने के लिए, 100 में 100 लाने के लिए इतनी पढ़ाई तो आप कर ही रहे होंगे। कम से कम इतना तो आप जान ही रहे होंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के लिए कितनी होती है। तो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/4πε/Q/r²। और इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि शॉर्ट होता है, तो वैसे तो दो केस बने थे, एक एक्सियल लाइन पर, एक इक्वेटोरियल लाइन पर, किसी पे भी आप ले लो क्योंकि हमें तो डिस्टेंस का रिलेशन देखना है। तो वो होता था 1/4πε/2m/r³ या m/r³। तो आपने पाया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए, किसके लिए, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो होती है वो रेडियस के यानी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, और डायपोल के लिए जो है वो क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब जब दोनों की पावर ही अलग अलग है तो फिर बिल्कुल गलत बात। अगर ये दोगुनी होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ तो 1/4 हो जाएगी, पॉइंट चार्ज के केस में तो 1/4 हो जाएगी, लेकिन डायपोल के केस में 1/8 हो जाएगी। समझ गए ना? इसका मतलब है कि ये गलत हो गया, एसएसएन जो आपको दिया गया वो गलत हो गया। अब रीज़न भी देख लेते हैं। रीज़न क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द चार्जेस और एन इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब एक पॉइंट चार्ज और एक इलेक्ट्रिक डायपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बनती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नहीं, दोनों केस में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होती। पॉइंट चार्ज के केस में डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और डायपोल के केस में डिस्टेंस के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब ए भी इनकरेक्ट और आर भी इनकरेक्ट, और दोनों इनकरेक्ट किस में मिलते हैं, ऑप्शन डी में। मुझे पूरी उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसने कहा on disturbing an electric dipole in stable equilibrium in an electric field it returns back to the stable equilibrium orientation। मतलब जब हम लोग किसी एक इलेक्ट्रिक डायपोल को उसके यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होने पर उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ देते हैं तो वो वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने की कोशिश करता है या अपना स्टेबल इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन अचीव करने की कोशिश करता है या अचीव कर लेता है। ओके, दूसरा रीजन दिया क्या है, ए रिस्टोरिंग टॉर्क एक्ट ऑन द डायपोल ऑन बीइंग डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स स्टेबल इक्विलिब्रियम। जब हम लोग इसको इसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं तो वो अपने उसके ऊपर एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगने लगता है। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर पुरानी वीडियोस देखी हैं, अगर मेरी पहली वीडियोस देखी हैं तो उन वीडियोस में आपको एक एक चैप्टर की, जो चैप्टर चल रहा है, जो यूनिट चल रही है, पहली यूनिट की चीज़ें चल रही हैं अभी तक, तो फर्स्ट यूनिट की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलने रहेगी। आप वीडियोज़ देखना शुरू करिए, फॉलो करिए। अगर आप मेरी वीडियोज़ को कंटिन्यूसली फॉलो करेंगे तो मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल टैकल करना आ जाएंगी, बड़े आसानी से टैकल करना आ जाएंगी। आप 1% भी दिक्कत महसूस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने इसी टॉपिक पर अपनी पुरानी वीडियोज़ में जो MCQs बेस्ड वीडियोस थी, मतलब जिनमें एसएसएन रीजन नहीं थे, उनमें केवल हमने एमसीक्यूज लिए थे, और मैंने इनको ये जो अभी वीडियो बनाई है ये वीडियो डेडिकेटेड है एसएसएन रीजन के लिए, क्योंकि इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है बच्चों को। मैं देख रहा था कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ को लेकर के डिफिकल्टी हो रही थी कि सर एसएसएन रीजन के क्वेश्चन टैकल नहीं होते। तो मैंने कहा लाइए भैया, क्यों नहीं होते, कुछ भी नहीं है इनमें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इनमें कुछ नहीं है। देखिए क्या कहा गया, एक डायपोल है मान ली, अच्छा अभी वो डायपोल जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इन दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए, मतलब ये -q होना चाहिए यहाँ पर और ये +q होना चाहिए। यानी एक डायपोल हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे रख दिया। फिलहाल ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अब जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो हम इसको जब ऐसे यहाँ से ऐसे रोटेट कर देंगे तो रोटेट करने के बाद ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। जब ये ऐसी कंडीशन में आ गया तो जाहिर है कि इसके ऊपर दो फोर्स लगेंगे, एक इधर की ओर लगेगा F और एक इधर की ओर लगेगा F, और ये दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे क्योंकि हमने इनको दोनों को एक ही फील्ड में रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हर जगह सेम है और चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी, डायपोल के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, बस नेचर अपोजिट होती है। इसलिए इसके ऊपर एक टॉर्क लगने लगेगा और वो टॉर्क का काम क्या होगा, इसको घुमा देना, यानी वापस वो घुमा कर इसको उसी कंडीशन में लाना चाहेगा जिसमें ये पहले से था। तो इसका मतलब एसर्शन भी सही हो गया। और रीजन में ये कहा गया था कि उसके ऊपर एक रीस्टोरिंग टॉर्क लगने लगेगा। रीस्टोरिंग टॉर्क का मतलब ही होता है वो टॉर्क जो किसी बॉडी को रीस्टोर करने की कोशिश करता है। समझ रहे ना? तो आप बस
मज़े लेते रहिए, आनंद लेते रहिए, पूरा एंजॉय करते रहिए। अरे रिस्टोरिंग टॉर्क मतलब वो टॉर्क जो बॉडी को वापस घुमाकर उसी सिचुएशन में लाना चाहता है जिसमें वो पहले से मौजूद थी, रिस्टोर करना चाहता है। तो ये इसका मतलब है कि आपको जो असर्शन दिया है वो भी सही है, जो रीज़न दिया है वो भी सही है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ऑन ब्रिंगिंग ए पॉजिटिवली चार्ज रॉड नियर द अनचार्ज कंडक्टर, अगर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को एक अनचार्ज कंडक्टर के आसपास लेकर के आते हैं तो उस कंडक्टर के अंदर चार्ज क्या हो जाता है, गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द रॉड। मतलब देखिए एक स्फीयर है ये अनचार्ज्ड, ये कैसा है, अनचार्ज्ड स्फीयर, और इसके आसपास हमने एक चार्ज रॉड लेके आ गए, ठीक है ना। तो अगर हम इसके पास एक चार्ज रॉड लेके आ जाएंगे, ये चार्ज रॉड उसके मिला के नहीं रखी, उसे थोड़ा उसके करीब ही रखी, तो ऐसा करने से ये जो स्फीयर होता है वो इसकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। ऐसा होता है या नहीं होता है, पहले तो यही सोचना है। यस होता है, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि चीज़ें चार्ज्ड हो जाती हैं, अनचार्ज बॉडी भी चार्ज्ड हो सकती है। अरे हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। अरे मैं पहले समझो ना, अरे भाई अनचार्ज बॉडी अगर चार्ज नहीं हुआ करती तो कोई भी चीज़ चार्ज नहीं हुआ करती। तो अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के क्या तरीके हैं, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। या तो 2 चीज़ों को रब कर दीजिए, एक दूसरे के ऊपर रगड़िए, उससे चार्ज हो जाएगी, या फिर 2 चीज़ों के अंदर को एक अनचार्ज और एक चार्ज बॉडी को कांटेक्ट में रख दीजिए तब भी चार्ज हो जाएगी अनचार्ज वाली बॉडी, और या फिर एक दूसरे के थोड़ा करीब लाकर रख दीजिए तो इंड्यूस्ड हो जाएगा, चार्ज इंड्यूस्ड। इस यानी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के कारण इस स्फीयर के ऊपर कुछ चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, यानी इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज इसके इस वाले सिरे पर आ जाएगा, और जब वो इस वाले सिरे पर नेगेटिव चार्ज, इस पॉजिटिव के कारण इसका जो नेगेटिव चार्ज है, जो फ्री चार्ज घूम रहा है इसके अंदर, वो फ्री चार्ज वो सरफेस की ओर क्या होने लगेगा, डिस्प्लेस होने लगेगा और इस वाले एंड की ओर आने लगेगा इसके अट्रैक्शन से। अब क्या होगा, एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज, एक नेगेटिवली चार्ज, तो अपने आप इनके बीच में क्या लगने लगेगा, अट्रैक्शन। तो ये इंडक्शन के कारण होता है, इसका मतलब असर्शन सही है। अब इसने क्या कहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द चार्ज रॉड आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ द चार्ज रॉड आर परपेंडिकुलर द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो सरफेस ऑफ कंडक्टर के परपेंडिकुलर होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी तो आप मुझे एक बात तो बताओ, अगर ये दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर होंगे तो इनका इससे क्या लेना देना है, अट्रैक्शन से, ठीक है, होंगी। तो इसका मतलब बी भी सही है। जब आप चार्ज रॉड को स्फीयर के सामने रखोगे तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब उसके अंदर जाएंगी तो वो एंटर के जब करेंगी तो 90 डिग्री पे एंटर करेंगी। मतलब जब किसी पॉजिटिव चार्ज बॉडी से लाइंस निकलती हैं तो वो भी परपेंडिकुलर निकलती हैं, और जब कहीं पर एंटर करती हैं तो भी वो परपेंडिकुलरली एंटर करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये रीज़न भी सही है, लेकिन रीज़न जो है वो असर्शन को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, यानी असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज़ नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, हेंस ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपने आज की वीडियो को अच्छे से एंजॉय किया होगा। आपने आज की वीडियो से कुछ असर्शन रीज़न के वो क्वेश्चंस समझे होंगे जिन क्वेश्चंस में आपको डिफ़िकल्टी महसूस हो रही थी। अब अगर और भी आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए ज़रा ना हिचकिचाएं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करिए। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।